नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं आज महत्वपूर्ण जो इंटरनेशनल, नेशनल और स्पोर्ट्स से संबंधित जो घटनाएं हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर में ऐसी घटनाएं होती हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं। आइए उन्हीं घटनाओं पर चर्चा करते हैं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और यहाँ पर एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे ये वाली घटना जो है वो पूछी जा सकती है। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 2030 से पहले पूरे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो SDG स्वास्थ्य लक्ष्य, ये केंद्र सरकार की घोषणा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जो केंद्र सरकार है उसने जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है उसके पिछले 3 वर्ष से जो है अच्छी प्रगति की है, इसलिए उसने जो है घोषणा की है कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं वो 2030 से पहले ही पूरे हो जाएंगे। ये घोषणा इसलिए की गई क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है इसमें जो है काफ़ी मृत्यु दर जो है कम हुई है और बीमारियां भी कम हुई हैं। इसलिए जो है किसने घोषणा की है, तो इन्होंने बताया, केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने जो है कैबिनेट की बैठक में ये बताया है। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बताया गया है, इन्होंने बताया पिछले 3 वर्षों में जो है 12 लाख जो है स्वास्थ्य कर्मी जो है इससे जुड़े हुए हैं, इस मिशन से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मृत्यु दर है वो भी कम हुई है। तो शिशु और माताओं की जो मृत्यु दर है वो भी कम हुई है। और इसमें जो है बताया गया 2014 और 15 की अगर देखा जाए तो 25% जो है मृत्यु दर माताओं की कम हुई, और जबकि बच्चों की 5 साल में अगर बात करते हैं, 5 साल तक के बच्चों में मृत्यु दर 75% की कमी आई हुई है, याद रखिएगा। किसकी तुलना में, तो ये जो 2023-24 की तुलना में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको ये याद रखना, सतत विकास के लक्ष्य जो है वो कब तक के पूरे होने की संभावना जताई गई है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे बताया गया है जो शिशु, नवजात और मातृ मृत्यु दर है, इसमें जो सतत विकास के लक्ष्य जो हैं 2030 से पहले ही पूरे होने की संभावना ये जताई गई है, भरोसा है कि वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि जो मृत्यु दर है वो दिन पर कम हो रही है। आगे बात करते हैं। जो टीबी, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां हैं, इसके लिए वो चलाया जा रहा है नेशनल हेल्थ मिशन, उसमें जो है बल दिया गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो कौन सा मिशन चलाया जा रहा है डेंगू, मलेरिया और बीमारियों के लिए, और यहाँ पे लक्ष्य कब तक का रखा गया, यही पूछा जा सकता है। और यहाँ पे मंत्री का नाम याद रखिएगा किसने ये चीज़ें बताई हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन जाती है कि कच्चे जूट का समर्थन मूल्य जो है 315 रुपये बढ़ा। तो यहाँ पे जो कैबिनेट है उसकी बैठक में ये जो है मूल्य बढ़ा है। अब मूल्य बढ़ा है तो महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए बात करते हैं। जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें मूल्य यहाँ पे बताया गया है 315 रुपये। तो यहाँ पे जो है 6% की बढ़ोतरी यहाँ पे बताई गई है। अब 315 रुपये की इस वृद्धि के साथ जो है कच्चे जूट का न्यूनतम जो समर्थन मूल्य हो गया है अब 5650 रुपये हो गया है। और गोयल जी ने जो बताया, पीयूष गोयल जी ने, इन्हें भी बताया 2014-15 की अगर तुलना में देखा जाए तो 2400 था, अब लेकिन 5650 रुपये हो चुका है। इतनी चीज़ें आपको जूट के बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है जो जूट उद्योग है उसमें क्या बताया गया, तो 40 लाख जो हैं, 40 लाख किसान परिवार जो हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो हैं जुड़े हुए हैं। इसलिए करीब 4 लाख लोगों को जो है जूट मिलों में नौकरी भी मिलती है, इसलिए जूट का मूल्य बढ़ाया गया। अब यहाँ पे जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जूट का जो है लगभग कितने लोग जो किसान परिवार जुड़े हुए हैं, तो 40 लाख, और 4 लाख लोगों को जो जूट मिलों में नौकरियाँ भी मिलती हैं, इसलिए जो है लक्ष्य रखा गया है, इसका याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। आगे जो हमारी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है उस पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये वाला परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, तो ये जो शुरू किया गया था 2015 में। 2015 में शुरू किया गया था 22 जनवरी को। इसका 22 जनवरी को जो है 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अब 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए नई दिल्ली में एक समारोह कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया था। अब नई दिल्ली में आयोजित किया गया था तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका समारोह का 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो है
अब यहाँ पे कुछ परीक्षाओं में यही पूछा जा सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम है उसके कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, या पूछ लिया जाए कब स्टार्ट होता है और सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो ये सबसे पहले जो स्टार्ट होता है हरियाणा के पानीपत में स्टार्ट होता है। हरियाणा के पानीपत में सबसे पहले स्टार्ट होता है। पहले जो स्टार्ट हुआ था पानीपत। और यहाँ पे अगर बात करते हैं सबसे पहले जो है 100 जिलों में स्टार्ट किया गया था। अब लेकिन अब जो भारत के हर जगह जो है चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जी ने कब स्टार्ट किया था? 2015 में स्टार्ट किया था। आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। और यहाँ पे जो है वही बताया गया कि जो महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है। जैसे जो अमित शाह जी हैं अपने गृह मंत्री, उन्होंने कहा है कि जब आज भी स्कूलों में जो लड़कियां हैं उनकी वृद्धि दर जो है एडमिशन की बढ़ी हुई है लड़कों की तुलना में। तो ऐसी बातें हुई हैं। कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि जो हरियाणा से शुरू होता है कब से शुरू होता है और यहाँ पे जो है कार्यक्रम 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कहाँ पे आयोजित किया गया। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। आइए आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन जाती है, उत्तर प्रदेश की झांकी। जो उत्तर प्रदेश की झांकी आई उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। झांकी आपको फोटो दिख रहा होगा। जो उत्तर प्रदेश की झांकी है इसमें जो है भाग ले रही है किसमें? तो 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस होगा? 76वां गणतंत्र दिवस होगा। याद रखिए 76वां गणतंत्र दिवस होगा। ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब से संविधान लागू हुआ है तब से जो मनाया जाता है। और जो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहे हैं? तो ये भी महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है। पूछा जरूर जाएगा क्योंकि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि 26 जनवरी को जो है कौन आए थे, कौन मुख्य अतिथि थे 2024 में? तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। इस बार जो है कहाँ के आ रहे हैं? तो इंडोनेशिया के जो हैं प्रेसिडेंट, मतलब ये राष्ट्रपति आ रहे हैं। याद रखिएगा प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो है प्रेसिडेंट क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है प्राबोवो सुबियांटो इनका नाम है। याद रखिएगा। तो ये आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश की झांकी है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश की गणतंत्र दिवस पर झांकी जो है भाग ले रही है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि जो उत्तर प्रदेश की झांकी भाग ले रही है उसके बाद भी जो तो मुख्य अतिथि के बारे में बात हो गई, उसके अलावा जो है अपने यहाँ से मुख्य अतिथि कौन होंगे, मतलब यहाँ पे जो अतिथि के रूम में कौन कौन बुलाया जा रहा है। तो वहाँ पे बताया गया है कि जो सरपंच होंगे, ग्राम प्रधान होंगे, सरपंच होंगे, वो जाएंगे अतिथि के रूम में। और जो है पर्यावरण संरक्षण के जो कार्यकर्ता हैं, जो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, मतलब अच्छा कार्य किया है, वो लोग बुलाए जा रहे हैं। जैसे पैरा एथलीट हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने लिखा था, आपने अगर न्यूज़पेपर थोड़े दिन पहले पढ़ा होगा तो उन्होंने लिखा था कि बेहतर जिसने कार्य किया वही जाएंगे। जैसे पैरा एथलीट में, क्योंकि ओलंपिक में केवल 6 पदक आए थे, लेकिन पैरा एथलीट में जो है 29 पदक आए हैं। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए बेहतर प्रदर्शन पैरा एथलीट कर रहा है, तो इसलिए जो है पैरा एथलीट भी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में होंगे वहाँ पे। और जो सरपंच, गांव के सरपंच जिन्होंने अपने गांव में अच्छा कार्य किया है, और फिर जो है जो वन्य जीव संरक्षण के कार्यकर्ता हैं वो भी जाएंगे। तो ऐसे कथन में ये प्रश्न बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। और बाकी अगर बात करते हैं, बेहतर प्रदर्शन करने वाले बाकी भी जाएंगे, लेकिन मुख्य ये नाम इनके बताए गए थे। तो यहाँ पे कथन में पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन जो नहीं शामिल हुआ अतिथि के रूम में। तो यहाँ पे आसन में ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जा सकती है, ये वाली, भारत में चुनावों की वैश्विक ब्रांडिंग करेगा आयोग। तो आइए जानते हैं वैश्विक ब्रांडिंग क्या है। तो इसके बारे में बात करें तो हाल ही में जो 2024 में चुनाव हुआ था, ये इसलिए बताया गया है कि जो चुनाव होते हैं उसमें कुछ अफवाहें फैले जाती हैं, जैसे घोटाला हो गया, वोटों का घोटाला, वोट कट रहे हैं। तो ऐसी जो है ये कहा गया है। तो यहाँ पे जो है अपना लोकसभा का जो चुनाव हुआ था साल 2024 में जो चुनाव हुआ था, उसमें जो है मतदान कितने लोगों ने किया था? 64 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। इसी मतदान की वजह से जो है जो एलन मस्क हैं, एलन मस्क का जाना माना नाम है, इन्होंने कहा था ट्वीट करके, मतलब एक्स पर अपने कहा था कि जो
मतदान किए गए, तो इतना मैनेजमेंट जो है किया गया है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर बात करते हैं वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को गणना में जो है अंतिम नतीजे जो हैं काफ़ी दिन लग गए थे, मतलब कई दिन लग गए थे, लेकिन अपने यहाँ एक ही दिन पे हुआ था। फिर बात करते हैं जो 23 जनवरी से दुनिया भर में जो है चुनाव प्रबंधों की लेकर नई दिल्ली में शुरू एक बैठक हुई है, सम्मेलन हुआ है, दिनी सम्मेलन के नाम से याद रखिएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे जो है आपको क्या याद रखना है वो बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है आयोजन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। वैश्विक चुनाव निकाय के भारतीय संघ के साथ मिलकर ये जो है आयोजन किया गया इस सम्मेलन का। किसके साथ मिलकर आयोजन किया गया ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये आयोजन भी किस लिए किया गया अभी इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे इसमें भूटान, जॉर्जिया, नामीबिया, श्रीलंका, नेपाल सहित 13 देश इसमें शामिल थे और 13 देशों के बाद जो है क्या थे 30 जो है प्रतिनिधि हिस्से लेंगे। याद रखिए इसमें चुनाव के प्रबंधन निकाय हैं उसमें लगभग 30 जो है हिस्से लेंगे। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण वे बन जाता है कि इसमें जो है 13 देश शामिल हुए थे सम्मेलन में, याद रखिए अभी सम्मेलन चल रहा है। फिर बात करते हैं लगभग 30 जो हैं निकाय शामिल हुए थे। सम्मेलन में दिल्ली स्थित जो है कई देशों के राजदूत भी इसमें भाग ले रहे हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं भारत के साथ उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान और रूस हाल ही में जो है चुनाव होते हैं इसमें। अब चुनाव होते हैं तो इसमें प्रस्तुति की गई। अब यहाँ पे एक चीज़ महत्वपूर्ण ये बन जाती है, ये कार्यक्रम मुख्य रूप से ये इसलिए आयोजित किया गया है कि जो चुनाव हुए हैं उनकी चर्चा के लिए मैनेजमेंट कैसे करेंगे, प्रबंधन कैसे करेंगे, इसके लिए जो चुनाव सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब इसमें एक चीज़ एक महत्वपूर्ण बन जाती है कि यहाँ पे देखिए बताया भी गया है कि चुनाव के प्रमुख सीखे, मतलब जो चुनाव कैसे कराया जाएगा, अदर देश में मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, चुनाव प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का जो है कैसा प्रयोग रहेगा, जैसे मशीनों से वोट पड़ते हैं उसका कैसा प्रयोग रहेगा, इंटरनेट मीडिया है, चुनाव प्रबंधन है, सुलभ और समावेशी चुनाव कैसे मतलब लोकतंत्र में मजबूत कैसे करेगा, ये प्रशिक्षण के लिए बातें हुई हैं। कुल मिला के आपको ये याद रखना है कितने देश शामिल थे, कहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया, किसके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यहाँ पे चुनाव के लिए भविष्य के विषय पर जो है इसके अनुसार ये जो सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब यहाँ पे जो है इसकी आयोजन किया गया इसका अध्यक्षता किसने की, ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। तो जो है अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, इन्होंने अध्यक्षता करेंगे, याद रखिए इस चुनाव की अध्यक्षता करेंगे। अब यहाँ पे जो है आपको ये नहीं पूछा जा सकता मतलब ये चुनाव किस लिए आयोजित किया गया, बस ये पूछा जाएगा किसके द्वारा आयोजित किया गया, किसने अध्यक्षता की है और यहाँ पे जो है कितने देश शामिल थे, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। आइए ये वाली घटना पूछी जा सकती है, कौन सी घटना है, तो यहाँ पे घटना दी है यूसीसी 15 दिन में आवेदन पर निर्णय नहीं लेने पर पंजीकृत मतलब रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक माना जाएगा। ये बात कि ये जो उत्तराखंड ने, क्योंकि यूसीसी लागू करने वाला मतलब समान नागरिक संहिता जो लागू करने वाला है वो पहला राज्य ऐसा बना है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में 26 तारीख से लागू हो जाएगी। अब इसमें ये कहा गया पहले तो 6 मंथ दिए गए थे, 6 मंथ दिए गए जिनकी मैरिजें हुई हैं वो 6 मंथ में जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, और लिव इन रिलेशनशिप वाले जो लोग हैं उनके लिए 1 मंथ दिया गया था रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, लेकिन उनका जो है जो उनका खर्चा है वो सरकार पर डाला गया है। कल की अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो आपको पता चल गया हो। इसमें उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और इसके लिए जो है कट ऑफ डेट जो डेट रखी गई 27 मार्च 2010 रखी गई है, यानी इस दिन से हुए सभी विवाह पंजीकृत कराने होंगे। तो यहाँ पे जो है जितने भी विवाह हुए हैं और इसमें कितना टाइम रखा गया है, तो इसमें टाइम रखा गया है 6 मंथ का टाइम रखा है, मतलब 6 मंथ के अंदर आपको कराने होंगे। आपने अगर यहाँ पे 6 मंथ के भीतर जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन अगर आपने ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कोई तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक माना जाएगा। तो याद रखिए ये उत्तराखंड सरकार की नीति है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है जब उत्तराखंड आए ये तो उत्तराखंड में ऐसा एक मदरसा तैयार
तैयार किया गया है। कैसा मदरसा? तो उसमें जो है एनसीईआरटी सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा और जो है संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। ऐसा मदरसा पहली बार तैयार हुआ है उत्तराखंड में और यूसीसी लागू करने वाला भी पहली बार है। तो यूसीसी का भारतीय संविधान में उल्लेख 44 में मिलता है, इसका याद रखिए। राज्य की नीति के तत्वों में इसका उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब राज्य के नीति के तत्व आए तो इसका भाग 4 में उल्लेख मिलता है। 36 से 51 अनुच्छेद संबंधित है। और अगर आप पॉलिटी के जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरी डेली शाम में क्लास मिलती है आपको, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैं विस्तार से पॉलिटी पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे एक पोर्टल बनाया गया, पोर्टल के माध्यम से जो है इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुल मिला के ये याद रखना है, यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में जो है डेट के वो रखी गई है, तो 2010 के बाद जो शादियाँ हुई उनमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया। 6 महीने का टाइम दिया गया है। लिव रिलेशनशिप वाले लोगों को 1 महीने का टाइम दिया गया है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे और चीज़ें जो महत्वपूर्ण बनती हैं उन्हीं पे चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण बन जाता है, आइए चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की, जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी 22 जनवरी को, तो उसमें क्या किया गया था, उसमें जो है 22 जनवरी को की गई थी। अब 22 जनवरी से प्रथम वर्षगांठ बनाई गई है। तो इसमें कार्यक्रम जो है 41 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखिएगा, 41 दिन का कार्यक्रम चलेगा इसमें। और इसमें एक महत्वपूर्ण ये बात बताई गई है कि जो राम तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट जो बनाए उसके जो है अध्यक्ष पूछे या महासचिव पूछे जा सकते हैं, तो चंपत राय जी हैं। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। राम मंदिर कहाँ बना है? अयोध्या में बना है। और जो है किस कंपनी ने बनाया है? लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने बनाया है। आपको विशेषताएँ अगर पढ़नी तो मेरे पहले से चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। अब देखिए, आपको जो है जैसे जब भी करंट का मुद्दा आता है, जैसे आप राम मंदिर का प्रथम वर्षगांठ मनाएंगे, तो राम मंदिर के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं आपको पढ़नी चाहिए फिर से, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनेगा। अब देखिए, कोई भी अगर पढ़ाता है तो वो करंट की चीज़ें पढ़ाता है, कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताता है, लेकिन उसके अलावा आप जब अपने आप में रिसर्च करते हैं, देखिए हम क्या हैं, हम आपको टॉपिक पढ़ा देते हैं। जैसे राम मंदिर के बारे में आया, आपको राम मंदिर के बारे में बताया। अब राम मंदिर के बारे में जितनी महत्वपूर्ण बातें बन सकती हैं, अयोध्या इस बार पर्यटन स्थल में टॉप पे आई है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जा सकता है। तो ऐसी जो है आप खुद रिसर्च करेंगे तब आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो उसमें उससे रिलेटेड जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको उससे रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा, तभी आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है 41 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राम मंदिर कहाँ बना ये तो आपको पहले ही पता होगा। आइए और एक पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है ये वाला, टेलीविज़न के राम ने कहा। टेलीविज़न के राम आप जानते हैं, टेलीविज़न के राम जो हैं अरुण गोविल, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है रामायण पढ़ो, प्रेम बढ़ाओ। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्होंने एक अभियान शुरू किया और ये सांसद हैं, इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये सीरियल किसका है? रामायण। तो सीरियल है रामानंद सागर का, तो ये भी पूछा जा सकता है। रामायण सीरियल है, इसमें जो है राम के जीवंत की कहानियाँ, मतलब पूरी की स्टोरी है, रामायण है पूरी। अगर बात करते हैं मेरठ के जो सांसद हैं अरुण गोविल, इन्होंने एक शुभारंभ किया है घर घर रामायण अभियान। तो घर घर रामायण अभियान किसने शुरू किया है? तो ये पूछा जा सकता है। और यहाँ पे एक ऐसे भी पूछा है, ये सांसद कहाँ के हैं, या जो है घर घर रामायण अभियान किसने शुरू किया है, तो आप महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे बताया गया देश के जो है प्रत्येक जिला मुख्यालय में जो है अभियान आरंभ करने जाएंगे और वे 5 साल रामचरितमानस की 11 लाख प्रतियाँ जो है निःशुल्क वितरण करेंगे। अब यहाँ पे बताया गया है जो रामचरितमानस है उसकी जो है 11 लाख प्रतियाँ जो है निःशुल्क देंगे, ये याद रखिएगा परिवारों में। तो महत्वपूर्ण, अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें जो हाँ महत्वपूर्ण पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि किसने जो है घर घर रामायण अभियान का शुभारंभ किया है, कहाँ के हैं? जो है मेरठ के सांसद हैं अरुण गोविल, इनका नाम पूछा जा सकता है। बस इतनी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ आपको अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रतियाँ जो है दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ महत्वपूर्ण ये बन जाती है कि एयर इंडिया की AI आधारित टिकट बुकिंग शुरू। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। टाटा समूह की विमान कंपनी है एयर इंडिया ने जो है अपनी वेबसाइट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित टिकट
बुकिंग की सुविधा शुरू की है। अब किसने शुरू की है, विमान कंपनी कहाँ की है, तो ये जो है ये पूछा जा सकता है कौन सी विमान कंपनी है और किसने शुरू की है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसके तहत जो है ग्राहक एआई एजेंट से बातचीत करके शीघ्र ही अपना टिकट बुक कर सकते हैं, तो ये जो है आसानी हो जाएगी टिकट बुक करने में। एयरलाइन ने कहा कि इस सुविधा के तहत जो है ग्राहक हैं उनको डाटा भरने में लगने वाले समय में भी जो है बचत होगी। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि एआई आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उस पर आधारित बुकिंग सुविधा जो है किसने शुरू की है, ये पॉइंट खाली महत्वपूर्ण बन जाता है, ये पूछा जा सकता है। तो और कंपनी कौन सी है विमान, तो टाटा समूह है, याद रखिएगा। आपको कमेंट करके बताना है टाटा समूह के नए जो है चेयरमैन कौन बने हैं। और बात करते हैं एआई की, तो एआई टीचर सबसे पहले जो है कहाँ पे, तो केरला में लगाई गई है, तो आपने पहले पढ़ रखा होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन जाती है, ये वाली चीज़ एक महत्वपूर्ण बन जाती है कि WHO के लिए अहम क्यों अमेरिका, तो WHO के लिए अहम अमेरिका क्यों है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो अमेरिका जो है वो क्या करता है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, कौन से नंबर के, तो 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने शपथ ली है 20 तारीख में। तो इन्होंने कहा है कि WHO से जो है घोषणा की हटने की, किसने, डोनाल्ड ट्रंप जी ने की है। तो इसलिए अहम इसलिए है क्योंकि जो अमेरिका है वो सबसे ज़्यादा जो है अपना फाइनेंस देता है, मतलब वित्तीय सहायता करता है किसके, WHO की, इसलिए जो है अहम है किसके लिए, तो WHO के लिए, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है वित्तीय सहायता देता है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है कि वित्तीय सहायता जो देता है इसलिए अहम है WHO के लिए, और हटने की बात कर दी है ट्रंप जी ने, तो इसलिए जो है चर्चा में है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं सबसे ज़्यादा फंड जो है WHO को कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे रेशियो दिया है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है रोटेरी कनाडा का ये रेशियो आपको दिख रहा होगा 20.4 है, फिर ब्रिटेन का 39.6 है, यूरोपियन कमीशन का 46.8 है, फिर गेवी का तो 48.1 है, विल एंड मेडिला गेट्स फाउंडेशन तो 83 है, याद रखिए। फिर यहाँ पे जर्मनी का 85.6 है, और अमेरिका का जो है 128.4 है। ये सबसे ज़्यादा फंड देता है अमेरिका, इसलिए जो है अहम है। आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा फंड कौन देता है, तो अमेरिका देता है, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। तो यहाँ पे दिया है अमेरिका का वित्तीय योगदान 15% रहता है। तो यहाँ पे बताया जो WHO उसने बताया वित्तीय फंड सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो अमेरिका की रहती है। अब अमेरिका की जब रहती है हिस्सेदारी, तो इसमें बताया गया, कुछ अनुमान बताए गए, आंकड़े बताए गए। अमेरिका ने 2022-23 की अगर तुलना में देखा जाए तो बजट में 1.28 अरब डॉलर का दान दिया था। फिर बात करते हैं जो अनिवार्य रूप से वार्षिक भुगतान है वो कितना करता है, तो 21.8 करोड़ जो है डॉलर करता है। फिर बात करते हैं अपनी स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से कितना देते हैं, तो 1.02 अरब डॉलर स्वेच्छा से दिए थे। अब वहीं अगर बात करते हैं 4.7 करोड़ जो है डॉलर आप जो आपातकालीन स्थिति होती है उस समय देता है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं चीन ने इस दौरान कुल जो है 15.7 करोड़ डॉलर जो है योगदान दिया था, जिसमें 11.5 करोड़ डॉलर जो है अनिवार्य वार्षिक भुगतान किया था। और अगर बात करते हैं वही 2022-23 में अगर बात करते हैं इसकी अवधि में, 2022-23 की अवधि में WHO को कुल स्वीकृत बजट जो है 10.4 अरब डॉलर था। तो इस कितना था WHO का बजट जो था 10.4 अरब डॉलर था, याद रखिए, जिसका अर्थ होता है कि अमेरिका ने स्वीकृत बजट में 12% का योगदान दिया। चूंकि बजट में 2 अरब डॉलर जो है कमी शामिल की गई थी, इसलिए जो है WHO की कुल फंडिंग जो है अमेरिका का वास्तविक हिस्सा लगभग 15% था। यहाँ पे आप पूछा जाएगा कि WHO का वार्षिक जो है हिस्सेदार कितना था, तो 15% था जो है किसमें, WHO में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे जो है 3 तरह से इसको फंड मिलता है। 3 तरह से कैसे, एक तो सदस्य देश जितने भी उनसे फंड मिलता है। दूसरा क्या होता है कि दूसरा जो अनिवार्य जो संख्या है उस पर अनिवार्य होता है तो वो फंड मिलता है।
और अगर बात करते हैं स्वेच्छा से, जो देश स्वेच्छा से उससे फंड मिलता है, और आपातकाल की स्थिति में जो फंड दिया जाता है, जैसे कोरोना चला था उस समय भी WHO को कुछ फंड दिया गया था, तो ये जो है इसलिए फंड मिलता है, स्वेच्छा से भी होता है। तो आपको कुल मिला के याद रखना है कि जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने जो है WHO से हटने की घोषणा कर दी है, और WHO के लिए महत्वपूर्ण अमेरिका ही है क्योंकि सबसे ज़्यादा फंड वही देता है, इसलिए महत्वपूर्ण ये चर्चा में आया था। आपको WHO के बारे में, आपको अमेरिका के बारे में हमने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी, ट्रंप के बारे में भी, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट के बारे में। T20 चल रहा है तो अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन जाती है, ये वाले झूलन के नाम पर स्टैंड का अनावरण। तो ये कोलकाता की न्यूज़ है। जो बंगाल की क्रिकेट संघ है उसने T20 मुकाबले में पहले भारत की पूर्व तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी और कर्नल NJ नायर के नाम पर जो है ईस्टर्न गार्डन में स्टैंड का अनावरण किया है। कहाँ पे अनावरण किया गया है और किसके नाम से किया गया है, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिए। कर्नल नायर के बारे में बात करें तो 1993 में नागा विद्रोह से लड़ते हुए जो है बलिदान हुए थे, इसके लिए इनका नाम दिया गया। वहीं अगर बात करें झूलन की तो ये जो है महिला वनडे में जो है सर्वाधिक 255 विकेट चटकाए थे, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कहाँ पे जो है अनावरण किया गया है, किसके नाम से अनावरण किया गया है, ये पॉइंट जो है याद रखिएगा। और आपको स्पोर्ट के बारे में बता दें, जो क्रिकेट है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है उसके अध्यक्ष जे शाह जी, उन्होंने सबमिट की है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद से। उन्होंने कहा है कि क्रिकेट को ओलंपिक में 2028 में जो लॉस एंजिल में होगा उसमें जो है क्रिकेट को भी शामिल किया जाए। तो ये बात हुई थी कल के पेपर में, तो याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे दिया पहली बार किसी विलुप्त पशु का क्लोन बनाने में सफलता मिली, तो ये जो है कब मिली थी, तो 23 जनवरी 2009 में सफलता मिली थी। कौन से वैज्ञानिक थे, जनरल थेरियो जेनोलॉजी। तो इन्होंने पहली बार ये जो विलुप्त पशु के जो है क्लोन को बनाने की सफलता मिली थी, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अब पहली बार पशु से मानव में किया गया हृदय प्रत्यारोपण, तो हृदय प्रत्यारोपण पहली बार किया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आज के दिन किया गया मतलब 23 जनवरी 1964 में किया गया था पहला। किससे, तो पशु से मानव में हृदय प्रत्यारोपण किया गया था पहली बार आज के दिन, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे बात करते हैं जो प्रत्यारोपण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जेम्स हार्डी ने किया था, याद रखिए, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि इसमें कितना मिनट लगा था, तो 90 मिनट बाद जो है इसकी मृत्यु भी हो गई थी ऑपरेशन के बाद, लेकिन प्रत्यारोपण किया गया था, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आज के दिन किया गया था, याद रखिए। किसने प्रत्यारोपण किया था, कब किया गया था, इसलिए चर्चा में था। आइए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नाम ये बन जाता है, आधुनिक न्यूरोसर्जरी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर जेकब। तो इनको माना जाता है, क्यों माना जाता है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। और आज ही चर्चा में क्यों आए, तो इनका जन्म होता है 23 जनवरी 1910 में जन्म होता है। कहाँ पे, तो केरल में। अब इनका ये पूछा जा सकता है क्योंकि आज के दिन जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम जो है चर्चा में आया, और जो है आधुनिक न्यूरोसर्जरी के जनक कहे जाते हैं। अब ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि आधुनिक न्यूरोसर्जरी के जनक किसे कहा जाता है, तो इनको नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, डॉक्टर जेकब को कहा जाता है। इनका जन्म होता है केरल में। आगे बात करते हैं, इनका जो है इनके बचपन में माता ख़त्म हो जाती हैं, फिर इन्होंने जो है बाद में क्या किया है, तो बाद में मद्रास मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ से यूजी किया, मतलब स्नातक किया है, यूजी किया है। फिर उसके बाद जो है यूजी करने के बाद कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका जाकर जो है न्यूरोसर्जरी की पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद जो है 1949 में CMC बेलोर में जुड़े, और उसके बाद भारत का पहला न्यूरोसर्जरी विभाग शुरू किया। इन्होंने ही भारत का पहला न्यूरोसर्जरी विभाग शुरू किया। अब ऐसा पूछ लिया जाए भारत का पहला न्यूरोसर्जरी विभाग किसने शुरू किया, तो इनका नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर आगे बात करते हैं 1957 में न्यूरोसर्जिकल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। पूरे देश में न्यूरोसर्जरी प्रसार किया इन्होंने। अब यहाँ पे ऐसे भी पूछा जाएगा 1957 में
जो है न्यूरोसर्जिकल प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर 1951 में बात करते हैं, न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक के अध्यक्ष भी बने थे और 1961 में इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो अब महत्वपूर्ण नाम बन जाता है। देखिए अब इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनको पद्म भूषण मिला है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिए। तो इतनी चीज़ें इनका योगदान रहा है, यहाँ पे पूछा जा सकता है। आज के दिन इनका जन्म हुआ था इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे जो जितनी भी 23 जनवरी की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको डेली का एनालिसिस चाहिए तो आप न्यूराज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे न्यूज़पेपर भी मिल जाएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई अपडेट मिलती रहे और डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।